निर्वाचन आयोग द्वारा 345 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को डीलिस्ट किया गया है। ठीक है, और ये आपका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और जो निर्वाचन प्रणाली है उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है, उसी से जुड़े हुए प्रश्न है, तो इसको हम थोड़ा समझेंगे। देखिए, जो हम राजनीतिक हमारी प्रणाली है वो है प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र, यानी जो संसदीय प्रणाली के रूप में या जो अध्यक्ष जो भी हो, लेकिन हमारे यहाँ पे जो प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र है वो संसदीय लोकतंत्र के लिए है, संसदीय प्रणाली के रूप में है। जनता अपने विधायिका के सदस्यों को या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनती है और फिर उनसे सरकार बनती है। प्रतिनिधि क्यों होती है? क्योंकि बड़े पैमाने पर यह लोकतंत्र है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी न होकर जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनाव करती है। तो देखा जाए तो प्रतिनिधिक लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली को सफल होने के लिए चुनाव प्रणाली का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और लोकतंत्र में लोगों के मतदान का जितना महत्व होता है उससे बिल्कुल कम महत्व राजनीतिक दलों का नहीं होता है। उदाहरण के रूप में मैं दिखा रहा हूं, दो सिस्टम है। सिस्टम ए, यानी एक लोकतंत्र ऐसा है जिसमें सिस्टम ए है, एक सिस्टम बी है। ठीक है, दोनों जगह प्रतिनिधिक लोकतंत्र है, प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। यहां भी सेम है, यहां पे केवल एक राजनीतिक दल चुनाव लड़ती है और यहां पे बहुदलीय चुनाव प्रणाली है। ठीक है, प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है, सब कुछ होता है। यहां भी प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, यहां भी प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। लेकिन अगर आप देखें, प्रतिनिधियों का चुनाव, प्रतिनिधिक प्रणाली, लोकतंत्र सब कुछ है, लेकिन अगर आप देखें तो इन दोनों व्यवस्था में जिस लोकतंत्र को हम जानते हैं या जो वाकई में लोकतंत्र है वो ये यहां पे है, बहुदलीय चुनाव प्रणाली है। यहां भी जनता वोट देती है, यहां भी एक तरह से देखा जाए तो जनता वोट देती है, लेकिन यहां पे जनता के पास विकल्प नहीं है, राजनीतिक दल ही एक है। अब ऐसी प्रणाली आप देखा जाए तो अब पूछेंगे सर ऐसा कौन सा प्रणाली है? जो चाइना का सीपीसी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो उनका जनवादी लोकतंत्र है, वहां भी एक तरह से चुनाव की एक व्यवस्था है। वो पार्टी है, पार्टी ही सरकार होती है और वो आपस में ही चुनाव कर लेते हैं, लेकिन वो भी अपना प्रतिनिधित्व लोकतंत्र और जनवादी लोकतंत्र और इस तरह की बात वो बल्कि वो अपने को गणतंत्र कहते हैं। और ये वहां पे जनता अनेक दलों में से अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। ये और भी बहुत सारे, इसमें आप गंभीरता से जाइएगा, लेकिन बस थोड़ा सा एक उदाहरण देता हूं कि सारे सिस्टम होने के बाद दलीय व्यवस्था कैसी है, चुनाव में दलों की भागीदारी लेने की व्यवस्था कैसी है, सिर्फ इसके मात्र से ही चुनाव में बहुत कुछ अंतर आ जाता है। इसलिए भारत में जो भी निर्वाचन प्रणाली है, जो भी संसदीय निर्वाचन प्रणाली है, जिसे आप लोकतंत्र की आत्मा कह सकते हैं, उसमें यह ध्यान रखा गया है कि लोग राजनीतिक दलों का निर्माण करने में स्वतंत्र रहें। इसलिए आप देखिएगा कि हमारे यहाँ पे जो आर्टिकल 19(1)(c) है, उसके तहत राजनीतिक संघ बनाने के लिए जो अधिकार है, एक तरह से देखा जाए कि चुनाव में राजनीतिक दल बनाने की जो प्रणाली है वह एक तरह से मूल अधिकार है। हालांकि उसके लिए प्रक्रिया रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट में भी होती है, तो वैधानिक भी प्रक्रिया है, मौलिक भी अधिकार है। ठीक है, अब यहां पे ये देखा जाता है कि हमें बहुदलीय चुनाव प्रणाली जरूरी है लोकतंत्र की सफलता के लिए, नहीं फिर लोकतंत्र मजाक होके हो जाएगा। ठीक है, अगर ये एक से अधिक दलों का चुनाव लड़ने पर अगर किसी भी तरीके से रोक लगा या व्यवहारिक तरीके से या जिस तरीके से, तो फिर वो लोकतंत्र कमजोर होगा, या एक तरह से कह सकते हैं फिर वो लोकतंत्र नहीं रह जाता है, वो चीन वाली व्यवस्था, साम्यवादी या इस तरह की एरिस्टोक्रेसी या थियोक्रेसी टाइप की चीजें आ जाती है। ठीक है,
तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है चुनाव, और अभी चुनाव और राजनीतिक दल कितने महत्वपूर्ण भूमिका हमारे संसदीय लोकतंत्र या हमारे लोकतंत्र को जीवंत रखने में निभाते हैं। इसलिए उनकी कई सारी बातों को जो हमें पसंद भी नहीं आए तो भी नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं। ठीक है, अब ये तो अच्छी बात हुई कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि बहुत सारे राजनीतिक दल हों, और ये बात कई बार क्या होता है कि अच्छी चीजों का दुरुपयोग भी हो जाता है। भारत में देखा जाए तो निर्वाचन आयोग के साथ राजनीतिक दलों को जो चुनाव में भाग लेते हैं उनको अपना पंजीकृत कराना होता है, और ये कराने की जो प्रणाली है वह एक एक्ट है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट। पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा भूमिका। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत कराना होता है चुनाव आयोग के साथ राजनीतिक दल को। किसी को भी अपना राजनीतिक दल अगर बनाना है तो उसको इसके साथ स्थापित करना होता है रिकॉग्नाइज राजनीतिक दल के लिए। अन्यथा आप निर्दलीय खड़ा हो सकते हैं, लेकिन अगर राजनीतिक दल के रूप में आपको चुनाव लड़ना है तो आपको ये करना पड़ता है। और देखा जाए तो हमारे यहाँ पे खूब बढ़िया इसका प्रयोग किया जाता है। लगभग 2800 से ज्यादा राजनीतिक दल हमारे चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत है। यानी भारत में राजनीतिक दलों के पंजीकरण की लेकर कोई कमी नहीं है। लगभग 3000 के आसपास राजनीतिक दल पंजीकृत हैं। अब इतने पैमाने पर, बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल पंजीकृत तो हैं, लेकिन वो कई सारे मान्यता प्राप्त हैं और कई सारे गैर मान्यता प्राप्त हैं। तो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल वो हैं जो राज्य स्तर पे मान्यता प्राप्त है, या राज्य स्तर की जो है पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या राष्ट्रीय स्तर की पॉलिटिकल पार्टी है। इनके लिए कुछ शर्तें होती हैं कि चुनाव में ये कितना प्रतिशत मत, कुछ स्पेसिफिक मत प्रतिशत पाना होता है या सीटें पानी होती है। लेकिन जो उतना स्पेसिफिक मत प्रतिशत या सीटें नहीं पाते हैं वो भी राजनीतिक दल पंजीकृत रहते हैं, लेकिन उनको कहा जाता है पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, यानी RUPP, अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। तो उस बाकी जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी रहती हैं, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय, उनका अपना रहता है, और बाकी जो पंजीकृत रहती है, रजिस्टर्ड तो है लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं है, यानी कि स्पेसिफिक मत आदि नहीं आई है, वो RUPP के रूप में, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अपना जो है अपने कुछ अधिकारों का वो प्रयोग करती रहती है। देखा जाता है कि कई सारे राजनीतिक दल भले गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत हैं, लेकिन जो वास्तव में वो राजनीतिक दल के रूप में उनकी भूमिका है वो निर्वहन नहीं करते। राजनीतिक दल की भूमिका क्या है? चुनाव में भाग लेना। चुनाव में भाग लेते ही नहीं हुए। वो कई बार देखा गया है कि वो केवल एक तरह से सेल जो है पॉलिटिकल पार्टीज, या आप उसको कह सकते हो जैसे सेल कंपनियां होती हैं, वैसे ही सेल मतलब जो घोंघे का सीप होता है उस तरह से, उसी तरह से, या आप कह सकते हो कि डमी पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में रजिस्टर्ड होती हैं, जिनका काम क्या होता है कि राजनीतिक दलों को जो उनके लोकतंत्र में महत्व के लिए जो कुछ अधिकार मिला है उसका लाभ तो लेते हैं, लेकिन लोकतंत्र में अपनी भूमिका नहीं निभाते हैं। तो उसी तरह के दलों को भारत में चूंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके रजिस्ट्रेशन का पावर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के तहत, लेकिन उनको अनरजिस्टर्ड करने की प्रक्रिया है, कुछ कड़े प्रावधानों के रूप में किया जा सकता है, लेकिन अनरजिस्टर्ड करना इतना आसान नहीं है। तो ऐसे में जो चुनाव आयोग होता है, जिसको लगता है कि ये राजनीतिक दल, जो राजनीतिक दल होने की जो क्राइटेरिया है, अगर उसको फॉलो नहीं कर रही हैं तो उन्हें डी लिस्ट कर देता है, और डी लिस्ट करते ही उनको जो लोकतंत्र के तहत लोकतंत्र के एक भागीदार के रूप में जो कुछ लाभ मिलता रहता है वो प्राप्त होना बंद हो जाता है। रहते हैं वो राजनीतिक जो है रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी रहते हैं, लेकिन उनको जो लाभ जो मिलता है अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, वो लाभ मिलना बंद हो जाता है।
ठीक है, तो यही पूरी प्रक्रिया है, इसी को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से थोड़ा समझ में आ गया होगा कि क्या महत्व है और क्यों दुरुपयोग हो रहा है। तो देखिए, संदर्भ के रूप में देखा जाए तो निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 345 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उनको अस्तित्व को जारी रखने या उनकी लिस्टिंग जारी रखने के लिए जो महत्वपूर्ण शर्तें हैं उसको पालन न करने के कारण सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभी हटाया नहीं गया है, उनको नोटिस आदि दी जाएगी, इसके बाद फैसला जो है इलेक्शन कमीशन लेगा। ये इनमें से जो 345 को हटाया जा रहा है, दो आवश्यक मानदंड उन्होंने पूरा नहीं किया है। पहला, इनमें से 345 में से किसी भी ने 2019 के बाद से, यानी इसके 5 साल पहले के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, तब से किसी भी न लोकसभा न विधानसभा चुनाव में ये भागीदार नहीं हुए हैं। यानी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में कोई भी लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, उपचुनाव यानी कि चुनाव प्रक्रिया में ये भागीदार नहीं हुए हैं। साथ ही साथ इन्होंने अपना कोई फिजिकल कार्यालय भी स्थापित नहीं किया है। इनमें से कई सारे ने अपना जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट को भी प्रस्तुत नहीं किया है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो ये निष्क्रिय या सेल पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में अपनी भूमिका अदा करते हैं। अब पहले इनको देख लेते हैं ये क्या होता है, फिर व्यवहार में बताएंगे कि आखिर ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज कई क्यों बनाते हैं जो व्यवहारिक चीजें हैं। ठीक है, तो देखिए, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल चुनाव आयोग के साथ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(1) के तहत पंजीकृत संघ होती हैं। ये ऐसे पंजीकृत राजनीतिक दल हैं जो कि मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी राज्य और राष्ट्रीय स्तर के दलों से भिन्न है। यानी पंजीकृत सभी राजनीतिक दलों में जो राष्ट्रीयकृत और राज्य स्तरीय राजनीतिक दल नहीं है, वो सब के सब क्या आ जाएंगे, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। और इनको आधिकारिक मान्यता होने के बावजूद भी कुछ लाभ इनको मिलते हैं। क्योंकि ये रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, भले ही इनको मान्यता नहीं मिली रहती है, यानी एक पर्टिकुलर वोट या सीट को का जो क्राइटेरिया है उसको पूरा नहीं कर रहे होते, फिर भी उनको, चूंकि ये रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, तो इनको भी मान्यता मिलती है। इनको भी लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाने के लिए कई सारे अधिकार मिले रहते हैं, जो राजनीतिक दलों को मिलते हैं। जैसे आयकर अधिनियम की धारा 1961 के तहत जो है 13(1) के तहत इनको कर छूट है। कौन सी धारा क्या है, इससे नहीं मतलब है, मतलब यह है कि इनको आयकर अधिनियम के तहत कर छूट मिली होती है। चुनाव के दौरान समान चुनाव चिन्हों के लिए ये पात्र होते हैं। प्रचार के लिए 20 स्टार प्रचारकों को नामित करने की इनको अनुमति होती है। लेकिन इनके लिए निम्नलिखित कार्य आवश्यक है: समय समय पर चुनाव लड़ना, वार्षिक लेखा परीक्षा खाते और योगदान रिपोर्ट को प्रकाशित करना है, और 20,000 रुपए से अधिक का दान अगर लेंगे तो इनको खुलासा करना पड़ेगा, और यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि 2,000 रुपए से अधिक का ये नगद चंदा नहीं ले सकते। यानी जो और राजनीतिक दलों के लिए, इनके लिए भी है। ठीक है, कुछ अभी जब नीचे देखेंगे तो जो पॉलिटिकल पार्टीज, मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी से कुछ उनकी अलग होती है। अब इनको देखिए, इनको लाभ क्या है, आयकर अधिनियम से छूट मिला हुआ है, इनको स्टार प्रचारकों को नामित करने की है, समान चुनाव चिन्ह लेने की है, चंदा ले सकते हैं, है ना, ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब आपको पता है हमारे लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए बहुत सारी बाध्यताएं हैं। उनको चुनाव लड़ने के लिए पर्टिकुलर पैसा ही खर्च करना होता है। जो भी स्टार प्रचारक होते हैं या प्रचारक होते हैं उनके खर्च का भी दौरा देना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। ऐसे में बहुत सारे राजनीतिक दल या राजनेता उन अपने सहयोगियों के माध्यम से, अपने जुड़े लोगों के माध्यम से अनेक पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड करा देते हैं। वो मान्यता प्राप्त हो या ना हो, रजिस्टर्ड करा देते हैं, और बाकी ये सारे लाभ वो लेने लगते हैं, जिसका इस्तेमाल वो अपने मेन पॉलिटिकल पार्टी के खर्चे को पूरा करने में लगते हैं। जैसे कहीं चुनाव होना है,
अब वहां पे जो है उनको खर्चा दिखाना है गाड़ियों का, और उसका सारा एक लिमिटेड गाड़ी का खर्चा कोई पर्टिकुलर एक पार्टी दिखा सकती है क्योंकि चुनाव आयोग वहां पे डंडा लिए बैठा रहता है। तो ऐसे ही बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज अपने जो चुनाव लड़ते हैं वो क्या करते हैं कि उनको तो पता है, उनको तो जीतना उतना रहता नहीं है, लेकिन वो खर्चे तो वो भी एक मैक्सिमम लिमिट तक दिखा सकते हैं। तो इस तरह से खर्चे उनके नाम पे बिल कटता है और काम किसी और पॉलिटिकल पार्टीज का होता है। साथ ही साथ ये बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक रास्ता खोलता है, बहुत बड़े पैमाने पर। इसीलिए देखिए ये पहले संख्या 20,000 थी, 20,000 से घटा के 2,000 रुपए तक किया गया है सभी राजनीतिक दलों को कैश से चंदा लेने को। आप देखेंगे जितने भी राजनेता देखते हैं ना, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां बड़े बड़े घरों में रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं, लेकिन वो सब महंगे महंगी चीजें करते हैं और सब राजनीतिक दलों के जरिए होता है और राजनेताओं के द्वारा चंदा मिला हुआ होता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसके कारण इनको ये सारी पार्टी और ये सारा काम किया जाता है। अब चुनाव आयोग भारत की संवैधानिक संस्था है जो कि लोकतंत्र के लिए चुनाव प्रणाली की शुचिता बनाए रखने के लिए जरूरी है। अब उसका काम क्या है कि लोकतंत्र में चुनाव प्रणाली फेयर हो, निष्पक्ष हो, स्वच्छ हो। तो ऐसे में अगर किसी व्यवस्था का कोई उल्लंघन कर रहा हो तो उस व्यवस्था से बचाने का काम भी चुनाव आयोग करती रहती है। तो अगर रजिस्ट्रेशन का भी कार्य करती है तो कुछ इनके लिए जो कार्य है अगर ये पूरा नहीं करेगी तो ये जो सारे छूट इनको मिले हैं इन छूट को वापस ले लेती है और उसका काम चुनाव आयोग जो है उसी के तहत ये सारे काम जो अभी 345 लोगों को अनलिस्ट किया गया है वो सब इन्हीं सारे छूट से, इनका जो छूट है वो उससे बच जाएगा। ठीक है। अब राजनीतिक मान्यता प्राप्त और उसमें क्या अंतर है मैंने बता दिया, क्योंकि इन दोनों दलों का यही है कि सभी रिकॉग्नाइज सभी रजिस्टर्ड होते हैं चुनाव आयोग के साथ। बस उसमें होता है कि जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं वो राज्य स्तरीय कोई दल होगा या राष्ट्र स्तरीय, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर प्रतिशत में वोट लाना होगा या सीट लानी होगी। बाकी जो नहीं लाते हैं वो अनरिकॉग्नाइज्ड या गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हो जाते हैं और इनको जो छूट उनको मिली है वो छूट तो इनको मिली ही है। इसके साथ साथ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को कुछ और भी छूट मिल जाती है, जैसे कि प्रतीकों का आवंटन इनके लिए राज्य स्तर पे फिक्स हो जाता है। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है तो पूरे राष्ट्र के लिए उसके अपना चुनाव चिन्ह सिंबल फिक्स हो जाता है। सरकारी स्वामित्व का अगर रेडियो स्टेशन है, टेलीविजन चैनल है तो उनपे उनको समय मिलने लगता है और भी बहुत सारा उनको चुनाव रजिस्टर होते हैं उस तक उनकी पहुंच होने लगती है, तो कुछ ज्यादा उनको लाभ मिलता है। बाकी वो जो आयकर वर्कर की छूट है तो वो तो इनको भी उसी तरह से मिलती है। कारण क्या है देखिए, इसमें यह है कि 2800 से अधिक आरयूपीपी या पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल रजिस्टर्ड है, लेकिन उनमें से ज्यादातर जो है निष्क्रिय अवस्था में हो गए हैं और ऐसे में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी संभव नहीं हो पा रही है। इसलिए चुनाव आयोग ये कार्य सफाई का काम कर रहा है। देखा जाए तो चुनाव आयोग अनलिस्ट ही कर सकता है, उन्हें डी रजिस्टर्ड या गैर मान्यता या उनका गैर पंजीकृत नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे राजनीतिक संघ बनाने को एक महत्वपूर्ण क्यों किया गया है वो मैंने बताया कि एक दलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था का अंतर आप उसे देख सकते हैं, इसलिए बड़ा उसको महत्व दिया गया है राजनीतिक दलों को हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में। इसीलिए राजनीतिक संघ बनाने का अधिकार देखिए संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) ये क्या है? मौलिक अधिकार है या मूल अधिकार है, मूल अधिकार के तहत संरक्षित है। और इन राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण होता है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29(a) के तहत होता है। और धोखाधड़ी और संवैधानिक निष्ठा के मामले को छोड़ दिया जाए तो बाकी मामलों में चुनाव आयोग इन्हें अनरजिस्टर्ड नहीं कर सकती, ज्यादा से ज्यादा वो इन्हें डिलिस्ट कर देती है। तो जो राजनीतिक दल के रूप में उनको जो सुविधाएं मिल रही थी वो सुविधाएं मिलनी बंद हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कांग्रेस पार्टी बनाम कल्याण संस्थान के मामले में यह निर्णय दिया है कि ज्यादा से ज्यादा डिलिस्ट ही किया जा सके, क्योंकि अगर किसी संस्था को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डी रजिस्टर्ड करने का या अनरजिस्टर्ड करने की शक्ति दे दी जाएगी तो उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, बहुत गंभीर मामले में वो अधिकार बना हुआ है, लेकिन
बाकी मामलों में वो चीजें नहीं है, केवल डी लिस्ट ही किया जा सकता है। इसलिए ये आप इसको आप लोग देख लीजिएगा।